आदरणीय सूर्य प्रकाश जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरलीधर राव जी, आदरणीय बालाशंकर जी, श्री हेमंत गोस्वामी, सभागृह में उपस्थित श्रद्धामना जया जेटली जी, अन्य सभी वरिष्ठ गुणी सज्जनों, नौजवान साथियों, पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मैं बोलकर निकलूंगा क्योंकि राज्यसभा में मेरी रोस्टर ड्यूटी है, विप है, बजट पे बहस चल रही है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। आपसे मैं क्षमा चाहूँगा और मैं वित्त मंत्री जी से अनुमति लेकर के आया हूँ कुछ समय के लिए, क्योंकि यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण था। मैं भारत नीति के उद्घाटन के अवसर पर अपनी बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। देश की स्थिति क्या है अभी? 123-24 करोड़ के इस देश में 97.5 करोड़ मोबाइल फोन है। ये लेटेस्ट फिगर है, तो आप समझ सकते हैं कि देश में क्या बदलाव हो रहा है। इस देश में 30 करोड़ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, इंटरनेट कनेक्शन है, जो मुझे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ने बताया। अब आप समझ सकते हैं कि 30 करोड़ का मतलब ये होता है कि हम अमेरिका से आगे हैं और चाइना के बाद दुनिया में नंबर 2 है इस देश में इंटरनेट के मामले में। ये जो स्मार्टफोन है, इसका कंजम्पशन अमेरिका के बाद दुनिया में भारत नंबर 2 है। फेसबुक, गूगल और उनके जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सबों की पहुंच दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे अधिक भारत में है। भारत किस प्रकार से बदल रहा है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारी सरकार आई, हमने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, माईगव। उसमें हम देश के लोगों से जानना चाहने की कोशिश की हमने, क्या बताइए कि गंगा की सफाई, पर्यावरण की रक्षा, विकास के मुद्दों पर आपकी क्या राय है। एक हफ्ते में 7 लाख सुझाव उस पर आए। ये जो जनधन योजना है, इसका नाम उन्होंने ही दिया था, जनधन योजना। स्वच्छ भारत अभियान में जो गांधी जी के 2 चश्मे का लोगो है, ये भी वहीं से आया था। प्रधानमंत्री जी का हमें निर्देश होता है कि हम लोगों से संवाद करें। वो आकाशवाणी पर मन की बात भी कहते हैं। पिछली साल 15 अगस्त को, उसके बाद उन्होंने जो मोबाइल सेवा कार्यक्रम चलता है हमारे आईटी विभाग का, उसके माध्यम से देश के लगभग 40 लाख लोगों को उन्होंने शुभकामना भेजी थी 15 अगस्त के दिन। और आपने देखा होगा कि जो ये जनधन योजना है, इसकी घोषणा की गई 15 अगस्त को। इस कार्यक्रम को औपचारिक शुरू किया गया 30 अगस्त को। और आप देखा कि कुछ महीनों में हमने 12 करोड़ लोगों को अकाउंट खोले जो बैंकिंग के सेवा से बाहर थे, और वो गरीब लोग थे। आप समझ सकते हैं, जिसका बैंक अकाउंट नहीं है, मतलब उसकी हालत अच्छी नहीं है। और 5,000 रुपये का अकाउंट एक्स्ट्रा, उनको डेबिट कार्ड, 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर, 30,000 रुपये का एक्सीडेंट कवर, और कोई उनके ऊपर बाध्यता नहीं थी कि आपको पैसा जमा करना है। फिर भी उन गरीबों ने 10 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपया करके 12,000 करोड़ रुपए अपने उन 12 करोड़ अकाउंट में जमा किया। इससे क्या बात निकलती है मित्रों? देश जुड़ता है, जोड़ने वाला होना चाहिए। देश अपनी बात भी कहता है, उसको कहने का अवसर मिलना चाहिए। ये देश कैसे बदल रहा है, इसका मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं। मैं एक शासकीय काम से केरल गया था, कोचीन। तो वहां हमारे पार्टी के अध्यक्ष
जिनका नाम मुरलीधर राव जी से मिलता है। तो उन्होंने कहा रविशंकर जी एक परिवार आपसे बहुत मिलना चाहता है। तो हमने कहा जरूर मिलेंगे, क्या बात है। तो एक पति पत्नी आए, उनकी बिटिया अनामिका थी, हार्डली 7-8 साल की बच्ची होगी वो। तो मुझसे मिलने की बहुत इच्छा रखती थी। तो टीवी पर मुझे देखती थी और खास करके टाइम्स नाउ पे देखती थी। तो मालूम हुआ मैं शहर में हूँ, अखबार में देखा तो उससे मिलने की इच्छा थी। तो मुझसे मिलने आई, मुझे मालूम हुआ किस कारण से मिल रही है। मैंने बहुत स्नेह दिया। उसने कहा कि सर मैं आपको देखने के लिए कार्टून शो भी नहीं देखती हूँ। हमने कहा तुम्हारा बहुत अभिनंदन है। तो मैंने उसके साथ एक फ़ोटो खिंचवाई और उसके माता पिता से कहा कि मेरे फेसबुक पे डालो इसको। मंगाया और अपने फेसबुक पे डाल दिया। और मैंने लिखा कि आई मेट ए लिटिल गर्ल अनामिका इन कोचीन who loves me, gave her respect to me, even ignores cartoon show to see me on television. I'm really grateful. It's the new India. और हमने कहा thanks to my good friend Arnav Goswami that his channel is so popular in times now. मित्रों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। मैंने उसको रखा और उस पर 10,60,000 लोगों ने उसको देखा और हिट किया। अब आप इसका मतलब समझते हैं? मेरा हाईएस्ट था जब फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग मुझसे मिलने आए थे। तो मैंने अपने फेसबुक अकाउंट पर रखा कि हाय फ्रेंड्स, नाइस टू टॉक टू यू अबाउट मार्क जकरबर्ग, द फाउंडर ऑफ फेसबुक। मैंने उनसे अपने चर्चा का संदर्भ रखा था। तो उस दिन 7 लाख लोगों ने उसको देखा। ये एक नया हिंदुस्तान है। ये एक नया हिंदुस्तान है जो अपनी बात कहना चाहता है। और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि भारत नीति वो एक ऐसा मंच बन रहा है जो उनको यह अवसर मिलेगा। ये देश लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबों को अपनी बात कहने का अधिकार है। वो आलोचना भी होगी, वो सहयोग भी होगा, वो दृष्टि भी बनेगी। लेकिन कभी कभी मैं देखता हूं द डिबेट इन पब्लिक स्पेस बिकम्स टू वन साइडेड। आज, और ये बात मैं बहुत जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं, हमारी इतनी निर्णायक विजय हुई थी। मुझे याद है कि जिस दिन काउंटिंग हो रही थी, मुरली जी आप कहां थे? हम दोनों बीजेपी के दफ्तर में थे। अरुण जी बैठे हुए थे। मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हूं, तो मेरी यात्रा 170 से शुरू हुई थी। अंतिम आते आते काउंटिंग के एक दिन पहले मैंने 245 तक उसको खींच तीर कर पहुंचाया था। जब मैं काउंटिंग में बैठा हुआ था तो कई टीवी चैनल पर थे। तो अर्णव का शो में कहा, मिस्टर प्रसाद, योर पार्टी हैज गॉट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑन इट्स ओन। वो बहुत भावुक क्षण था। बाद में आप सभी जानते हैं आज तक इतनी ऐतिहासिक जीत नहीं हुई। उसके बाद भी समाचार पत्रों की अधिकांश टीका क्या होती है? रिपोर्टिंग नहीं, मैं टीका की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग ऑफ एडिटोरियल स्पेस, एंड दिस आई एम सेइंग विद फुल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी that those who have been rejected, those whose views people did not appreciate, today are having the maximum exposure. इसका क्या मतलब है? मैं उनके दिखने के अधिकार का सम्मान करता हूं। और आज इस मंच पर बैठे लोगों से मैं कहना चाहता हूं, मैं सूर्य प्रकाश जी को देखता हूं, उनकी टिप्पणियों को देखता हूं। Why the alternative view is not coming? आना चाहिए, ये होना चाहिए। अब आजकल हमें लिबरलिज्म का पाठ पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये देश पंथ निरपेक्ष होना भी चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूं कि ये देश सेक्युलर है इसलिए नहीं कि वो भारत के संविधान में या प्रियम्बल में लिखा हुआ है। ये देश सेक्युलर है क्योंकि भारत की विरासत में, भारत की संस्कृति में, भारत के संस्कारों में दूसरे के विचारों का आदर लिखा हुआ है। क्या है भारत का मूल तत्व? एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान उसकी विभिन्न प्रकार से व्याख्या करते हैं। तुम्हारे सत्य का यह मार्ग है, तुम अपने मार्ग से जाओ। मेरे सत्य का यह मार्ग है, मैं अपने मार्ग से जाऊंगा। मैं तुम्हारे मार्ग का सम्मान करूंगा, तुम मेरे मार्ग का सम्मान करो, क्योंकि अंतिम विश्लेषण में तुम्हारा मार्ग और मेरा मार्ग एक ही स्थान पर पहुंचता है, जो है
एकमात्र सत्य, शाश्वत, चिरंतन, स्थायी, सच्चिदानंद। यही तो भारत की विरासत है। और दूसरा, वसुधैव कुटुंबकम। तो जिस देश की संस्कृति और सभ्यता में दूसरे के विचारों का यह सम्मान है, और हमें इस बात का बहुत गर्व है कि उस विचारधारा से हम आते हैं, जिस विचारधारा ने हमें ये संस्कारित करती है, तो वहां हमें लिबरलिज्म का पाठ पढ़ाया जाता है। तो today it is very important that the counter view must equally come so that there is a proper debate before the people of the country. जो हमारे आलोचक हैं उनका व्यू भी आए, हम उनके व्यू का सम्मान करते हैं, उनका अधिकार है, ये लोकतंत्र है। दूसरा व्यू भी आना चाहिए so that the informed view is formed by the people of India. आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इस देश का जो नौजवान है, जो न्यू मीडिया है, that is becoming an increasingly different platform for exchange of ideas. As I always say, ladies and gentlemen, this is the age of information. Information is power. सूचना आनी चाहिए, सूचना क्रांति है। विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए और देश जानना चाहता है। ये डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम है, ये क्या है? ये डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम है देश को जोड़ने का। डिजिटल इंडिया के 3 मूल तत्व हैं। पहला, इस देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना ताकि देश के लोगों को ये उपलब्ध हो। दूसरा, डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज होनी चाहिए ताकि, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये सवाल मेरे मन में हमेशा रहता है कि अगर कोई बिहार या पूर्वी उत्तर प्रदेश का रिक्शा वाला दिल्ली आता है, वो बीपीएल कार्ड उसका है, तो उसको दिल्ली में कार्ड बनवाना क्यों जरूरी है? वो डिजिटली क्यों नहीं ट्रांसफर हो सकता? हमारी दुनिया क्या होने वाली? हम नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से देश के 2.5 लाख पंचायतों को जोड़ रहे हैं। ये देश में डिजिटल डिवाइड है, डिजिटल हैव्स एंड डिजिटल हैव नॉट्स, इसके बीच की दूरी को पाटना जरूरी है। इसलिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी का निर्देश हम लोग को है कि एक ऐसा डिजिटल आर्किटेक्चर खड़ा करो कि एक कारपेंटर, एक इलेक्ट्रीशियन, एक मेसन, बाल काटने वाले, बिजली बनाने वाले, ये सब अपने मोबाइल से कनेक्टिविटी करके अच्छे समाधान ढूंढ सके। और मुझे दिल्ली में परसों एक मेरे वकील मित्र ने मुझे एक कहानी बताई, तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उनकी गाड़ी पंक्चर हो गई, वो गाड़ी छोड़कर आए, गूगल पर गए, दिल्ली के पंक्चर वालों का अपने मोबाइल पे देखा, फिर और गए कि मेरे घर के आसपास कौन रहता है, तो एक का मोबाइल मिला, उनको फ़ोन किया, कहा मेरी गाड़ी यहाँ पर पंक्चर खड़ी है, और उस गाड़ी का फ़ोटो खींच करके व्हाट्सएप से उसको भेज दिया, अपने क्लर्क से चाबी भिजवा दी। वो गया, उस गाड़ी को अपने दुकान पर ले गया और उसने कहा, श्रीमान जी आपके गाड़ी में ये 3 पंक्चर है, उसकी फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप से भेज दिया, मैं इसको ठीक करके भेज रहा हूँ। अभी देखिए अपने आप हो रहा है। हम चाहते हैं आगे बढ़ना चाहिए, यही तो डिजिटल इंडिया है। हम चाहते हैं गांव गांव में आना चाहिए। एक मुरली जी आपको वो पॉलिसी फॉर्मुलेट हम कर रहे हैं, छोटे शहरों में बीपीओ खुलना चाहिए। अभी मैं देश के डिजिटल प्रोफाइल को देखता हूं तो क्या है, दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बगल में आपके जो है गुड़गांव, मुंबई, पुणे, नागपुर, चेन्नई, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, बेंगलोर, मैसूर, दैट्स ऑल। अगर ये डिजिटल इंडिया को सफल होना है तो ग्राम पंचायत के नेशनल ऑप्टिकल फाइबर के साथ साथ मेरी कल्पना है कि खुलना चाहिए समस्तीपुर में, भागलपुर में, देवरिया में, गोरखपुर में, सहारनपुर में, सिवनी में, सागर में, शाहजहांपुर में बीपीओ खुलने चाहिए। उसकी पॉलिसी हम बना रहे हैं ताकि देश बदले। अब जब इतना अधिक बदलाव हम कर रहे हैं तो स्वाभाविक है सूचना अपने आप आएगी, सूचना मोबाइल पे आएगी।
जब अभी हम ब्रॉडबैंड को गांव-गांव विस्थापित आगे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं अटल जी के सरकार में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर रहा हूँ। हमने कहा मैंने केबल के विस्तार में बहुत सहयोग किया था। हमने कहा केबल से बात करो, ये भी ब्रॉडबैंड देंगे। आज वो तैयार हो रहे हैं, कई शहरों में उनसे बातचीत चल रही है। तो जब इतना डिजिटल विस्तार होगा तो विचारों का भी विस्तार होना चाहिए। शासन क्या कर रहा है, देश की क्या अपेक्षा है, देश में अर्थनीति कैसे होनी चाहिए, देश में विकास नीति क्या होनी चाहिए, युवकों की सोच क्या है, देश के सांस्कृतिक मूल्य क्या है, हम चाहते हैं इस पर बहस होनी चाहिए। और भारत नीति उसका एक सार्थक प्लेटफॉर्म बनेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, ये बार बार हमारी सरकार के खिलाफ आरोप लगता है कि हम IT एक्ट का दुरुपयोग करना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं। ये बात मैं बहुत ईमानदारी और प्रामाणिकता से बोलना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं सोशल मीडिया के बहुत बड़े समर्थक हैं। और जब हमारी सरकार आई तो हमने स्पष्ट निर्देश दिया था कि ये बात स्पष्ट बताया जाए कि सोशल मीडिया पर अपने विचारों के प्रवर्तन का नरेंद्र मोदी की सरकार पूरा समर्थन करती है, क्योंकि हम बोलने की आजादी और प्रेस की आजादी दोनों के समर्थक हैं। लेकिन यह आजादी भारत के संविधान से आती है, आर्टिकल 19, उसी में 19(2) भी है। और 19(2) कहता है योर राइट टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन कैन बी सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन because of public order, because of national security and all these things. तो जो 19(2) में बंधन है बोलने की आजादी पर, वही बंधन यहां भी लगना चाहिए। अभी विचार का विषय कि क्या प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आतंकवाद को प्रमोशन देंगे, क्या इस बात से हम दूर जाएंगे? क्या आईसिस के बहुत से लोगों को प्रोत्साहन इंटरनेट के उनके वेबसाइट से मिला है? उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, ये विषय मैं आप पर छोड़ता हूं। क्या अगर कोई अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर करके सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ता है तो हमें क्या करना चाहिए? फिर भी यह चिंता की गई है कि इसके बारे में कोई भी कार्रवाई उच्च स्तरीय स्तर पर अप्रूवल के बाद होना चाहिए। यह बात मैं बहुत ही स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि हमारी सरकार सोशल मीडिया पर लोगों के विचार के प्रतिपादन के खुली आजादी की पूरी पक्षधर है और उनके अधिकारों का हम सम्मान करना चाहते हैं। लेकिन जो संविधान में 1950 से उचित बंधन है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक नहीं 50 फैसले हैं, उसी की परिधि में काम होगा। और अगर कहीं इसका दुरुपयोग होगा तो हम लोग पूरे उपलब्ध हैं उसके बारे में जो भी सुरक्षा करने के लिए। एक मुझे अंतिम बात कहनी है मुरलीधर जी, आपकी और आपकी पूरी टीम को, कि आज इस देश में इकोनॉमिक इशू पर अधिक बहस करने की जरूरत है। इस देश में भारत की सामरिक सुरक्षा के विषय पर अधिक बहस करने की जरूरत है। इस देश में भारत के भविष्य को लेकर अधिक बहस करने की जरूरत है। इस देश में इस देश की सांस्कृतिक विरासत को लेकर अधिक बहस करने की जरूरत है। और हम चाहते हैं वो चर्चा खुली होनी चाहिए और लोगों को जानकारी जानी चाहिए। सिर्फ एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। इस देश में विकास और सामाजिक न्याय के बीच में बहुत लंबी बहस चलती है। इक्विटी एंड ग्रोथ, हमारी सोच बहुत साफ है। विकास बिना न्याय के हो सकता है, वो अमीरों के लिए होगा, वो बड़े बड़े लोगों के लिए होगा। लेकिन अगर प्रामाणिक न्याय करना चाहते हैं तो वो विकास के बिना संभव नहीं है। अगर रोटी 10 होगी तो बांटने में कठिनाई होगी। इसका सबसे रोचक उदाहरण है, जब मैं आज से कम 15 वर्षों पहले पहली बार MP बना था तो हमें 100 गैस का कनेक्शन और 100 फोन देने का अधिकार था। पहले साल बहुत लंबी लाइन लगती थी। अटल जी की सरकार ने हमने लिबरलाइज कर दिया, खत्म हो गया सब। आज कोई पूछता नहीं। मैं पटना में अपने PA को कहता हूँ कितना फ़ोन बचा है, कहा सर 50 बचा है। हमने कहा सबको बांट दो जिसको लेना है। मित्रों, इस देश में रोटी बांटने की सियासत बहुत हुई है। रोटी की संख्या बढ़े ये सियासत नहीं हुई है। जब रोटी की संख्या बढ़ेगी तो रोटी को बांटना आसान होगा। रोटी की संख्या तब बढ़ेगी जब देश में पूंजी निवेश होगा, उद्योग खुलेंगे,
सरकार को टैक्स आएगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, लोगों को नौकरी मिलेगी, तो सरकार उस पैसे से गरीबों के लिए और प्रबंध करेगी। ये बहुत सिंपल सी बात है। आज इस मेक इन इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करते हैं। आपको मालूम है इस देश में $100 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक बाहर से आता है। स्मार्ट कार्ड, सिम कार्ड, टेलीविजन, ये आपका कंप्यूटर्स, एलईडी लाइट्स, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। हमने कहा मेरे विभाग में आया तो हमने कहा देश में कितना बनता है? अब बताइए 97 करोड़ मोबाइल फोन, और देश में बनते कितने हैं? बहुत कम। क्यों नहीं बनते? वहां से पूरा विचार हुआ मेक इन इंडिया। हम उसमें 2-3 करोड़ लोगों को नौकरी दे सकते हैं। वो सारा कार्यक्रम चल रहा है आगे अच्छे तरीके से। तो मित्रों, देश को बदलना है, आपके साथ बदलना है, आपके सुझाव से बदलना है, और आपकी सलाह से बदलना है, और आपकी आलोचनाओं का सम्मान करते हुए बदलना है। ये आपका भारत नीति वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जो देश के बनाने में सार्थक हो। यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।